विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। स्टार्ट। मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि आपके अधिकारियों को निश्चित रूप से देहात में रहना चाहिए। जो हरिजन है, आदिवासी है, गरीब लोग हैं, उनके बीच में रहना चाहिए, जिससे उनको उसकी समस्याओं का सीधा ज्ञान हो सके। आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हर अधिकारी वर्ष में कम से कम 15 दिन देहातों के अंदर जाकर रहे और उन लोगों के सीधे संपर्क में आए। इससे हमारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़ी सहायता मिलेगी। उनको समझने का अवसर मिलेगा कि योजना को ग्रामवासियों के लाभ के लिए किस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। मैं एक दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि अधिकारियों को काम करने के लक्ष्य दिए जाएं। उनको निर्धारित लक्ष्य पूरे करने होंगे और जो अधिकारी निश्चित समय के अंदर उन लक्ष्यों को पूरा कर ले, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यदि वे उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसी तरह से उनकी अक्षमता समझनी चाहिए। आज चारों ओर से यह कहा जा रहा है कि स्थिरता नहीं है। स्थिरता के लिए शांति और व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। यदि देश में शांति और व्यवस्था होगी तभी हमारी योजनाएं चल सकती है। हमारी जो शक्ति आज शांति और व्यवस्था स्थापित करने में लगती है, उस शक्ति का इस्तेमाल हम अपनी योजनाओं के काम में लगा सकते हैं। हमारा पिछला अनुभव यह बतलाता है कि तानाशाही इस देश में नहीं चल सकती और इसे चलने भी नहीं देना चाहिए। अब जहां तक दूसरे कार्यक्रम का संबंध है जिस पर कार्यवाही चल रही है, उसमें कई नेता शामिल हैं। यदि वे एक रूपता दिखलाएंगे तो देश में अशांति पैदा होगी तथा हमारा प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस बात को जितनी भी गंभीरता से लिया जाए उतना ही कम है। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विशेष रूप से आर्थिक विकास और कृषि के संबंध में उल्लेख किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले वर्ष में खाद और बीज का वितरण ठीक समय पर किसानों को किया गया और साथ ही भगवान की कृपा रही जिससे वर्षा समय पर हुई और नहरों व नलकूपों से खेती की सिंचाई के लिए समय पर पानी मिला, जिसका परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि इस साल अनाज की पैदावार पिछले सालों की अपेक्षा अधिक होगी। इस अवसर पर मैं कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है। जहां इस अभिभाषण में कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, विदेश नीति तथा अन्य दूसरी बातों का वर्णन है, वहां हमारे देश में फैले सामाजिक तनाव, धार्मिक तनाव और पिछले साल आई भयंकर बाढ़ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे विचार से राष्ट्रपति महोदय को अपने अभिभाषण में इन बातों का भी उल्लेख करना चाहिए था। आप जानते हैं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के नाम पर उत्तर भारत में जगह जगह पर तनाव की स्थिति पैदा हुई है। 30 साल पहले हरिजनों के आरक्षण की बात को माना गया था। मैं हरिजनों के लिए आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूं क्योंकि मैं स्वयं हरिजन हूं, लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के नाम पर जिस आरक्षण की मांग की जा रही है वह तर्कसंगत नहीं है। जिस समय हरिजनों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी उसका आधार यह था कि यह ऐसी जाति थी जिसके पास कोई रोजगार के साधन नहीं थे। वे जमींदारों के खेतों में काम करके किसी तरह से अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन आज पिछड़ी जातियों के नाम की जो सूची बनाई गई है, यदि उसकी जांच करें तो आपको मालूम होगा कि उनमें 5% भी ऐसी जातियां नहीं हैं जो किसी जमींदार के खेत में काम करती हों या दूसरों की कृपा पर निर्भर हो। मैं चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने से पहले इस बात की जांच कराई जाए कि
कौन सी जातियां आरक्षण की हकदार है। महोदय, आज यह पहला अवसर है जबकि विरोधी दल के सदस्य को वित्त विधेयक पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इससे पहले कि मैं अपने विचार सदन के सामने रखूं, मैं कुछ बातें आरंभ में ही साफ कर देना चाहता हूं। आज देश की जो आर्थिक स्थिति है, यह ऐसी नहीं है कि हम आम जनता पर करों का अधिक बोझ लाद सकें। साथ ही साथ हमें अपने भुगतान संतुलन को भी एक निश्चित स्तर पर लाना है। इस दृष्टि से वित्त मंत्री महोदय ने जो उपाय वर्तमान बजट में बताए हैं, मैं उनसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं। ऊपरी दृष्टि से देखने से यह बहुत ही संतुलित बजट नजर आता है, लेकिन खेद है कि इसमें देश के आम गरीब वर्ग की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। अच्छा तो यह होता कि मंत्री महोदय करों को बढ़ाने के स्थान पर सरकारी खर्च तथा सरकारी शानो शौकत में कुछ कमी लाने के उपाय सुझाते। आमतौर पर यह समझा जाता है कि हम विरोधी दल वाले केवल सरकारी कार्यों की आलोचना करना ही जानते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। मैं इस तथ्य से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यदि हम ही जनता की भलाई की बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की बात इस बजट में कही गई है, उसका स्वागत किया जाएगा। आज देश के हर भाग से आम आवश्यकता की वस्तुओं की कमी महसूस की जा रही है। इसका एकमात्र कारण वितरण व्यवस्था का अभाव है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। जो नागरिक इस काम के लिए बजट में रखी गई है वह ही काफी नहीं है। अच्छा होता कि खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता, जो संसद द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए स्थायी एवं कारगर उपाय सुझाती। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पर आर्थिक उन्नति की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नियोजित विकास के साथ उन्मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए भी अवश्य ही कदम उठाए जाएं। अध्यक्ष महोदय, कुछ समय से इस देश में जो दंगे चल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन पर आज इस सदन में चर्चा चल रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी आवश्यक भी है। इस संबंध में मैं आप सब सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि चर्चा करने के साथ साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के दंगों को समय पर किस प्रकार से रोका जा सकता है ताकि स्थिति अधिक खराब न होने पाए। मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव भी दिए हैं। इस प्रकार के दंगे इस देश में पहले भी हुए हैं, लेकिन कुछ सालों से इस देश में जो दंगे हो रहे हैं उनमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिनसे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। पहले जो दंगे होते थे वे 1 या 2 दिन तक चलते थे, उन पर सरकार द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता था और उसके बाद चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या चाहे किसी और धर्म का हो, सब आपस में एक अच्छा वातावरण बना लेते थे। अब जो घटनाएं हो रही है वे महीनों तक चलती है, सरकार भी उन पर जल्दी काबू नहीं पा सकती है। परिणाम यह होता है कि उन दंगों का असर कई सालों तक जनता के मन पर जम जाता है। देश का सारा वातावरण खराब हो जाता है और कानून व व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो जाती है। इसके पीछे कारण जो भी हो उन पर हमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह के दंगे इस देश में न होने पाए। महोदय, कुछ समय पहले देश के कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में नक्सलवादियों ने अराजकता पैदा की थी। हमारे गृह मंत्री ने समस्त मंत्रियों और देश की सेना के अधिकारियों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि चाहे
कुछ भी हो जाए, हमें अपने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करना है। इस बैठक का नतीजा यह निकला कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस समस्या को खत्म करने के लिए अपना पूरा योगदान देने का निर्णय लिया है। यदि हमें इन परिस्थितियों से ऊपर उठना है तो सबसे पहले देश के युवा वर्ग को रोजगार के उचित साधन उपलब्ध कराने होंगे। स्टॉप।